हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अरमान की बात सुनकर सुकून ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को क्यूटली ब्लिंक करते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, सुकून तो अपना ख्याल हमेशा रखती है क्योंकि सुकून सबसे प्यारी और सबसे अच्छी है। अगर सुकून को कुछ हो गया तो हमारे मिस्टर हैंडसम का क्या होगा। इसलिए हम खुद का ध्यान तो रखते हैं, पर आपको पता है जब हम कॉलेज गए तब वो गंदी लड़की मायरा खन्ना उस प्यारी सी लड़की को परेशान कर रही थी। आपको पता है वो बहुत ज्यादा रो रही थी, इसलिए हमें बुरा लगा और हम उसकी मदद के लिए चले गए। अब सुकून का दिल तो बहुत बड़ा है ना मिस्टर हैंडसम। सुकून सबकी हेल्प करने से खुद को नहीं रोक पाती। सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून को अपने सीने से लगाते हुए कहा, अच्छी होना अच्छी बात है एंजल, पर दूसरों के लिए खुद को मुश्किल में फंसाना अच्छी बात नहीं होती। इसलिए आगे से आप किसी भी इंसान के मामलों में बेवजह नहीं पड़ोगे। सुकून अपने होठों का पाउट बनाकर अरमान से कहा, ठीक है मिस्टर हैंडसम, पर अगर कोई किसी को ज्यादा ही परेशान करे तब सुकून चुप नहीं रहेगी क्योंकि सुकून अच्छी लड़की है। इस वजह से सुकून जब तक किसी को उसकी ज्यादा जरूरत ना हो तब तक उस इंसान की हेल्प नहीं करेगी। पर जब अगर किसी इंसान को सबसे ज्यादा किसी की जरूरत हो तब सुकून उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ेगी और सुकून को कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो हो। इतना कहकर उसने अरमान के गालों पर किस कर दिया। सुकून की बात अरमान के दिल को छू गई। वो जानता था कि सुकून उसके ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है कि उसे लगता है कि चाहे वह कुछ भी क्यों ना कर ले अरमान उसे बचा लेगा, और यह बात सच भी थी। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो अरमान राठौड़ की एंजल को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे। अरमान ने सुकून को गोद में उठाते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, आपने आज कितने लड़कों को टच किया मुझे बताओ। अरमान की बात सुनकर सुकून ने अपना चेहरा नीचे झुकाकर कुछ सोचते हुए कहा, हमने किसी को भी नहीं किया। सुकून की बात सुनकर अरमान ने उसे घूर के देखा और गोद में उठाते हुए सीधा बाथरूम में ले जाने लगा। सुकून उसकी गोद में झटपटने लगी। अरमान ने उसे घूर के देखा। सुकून ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मिस्टर हैंडसम मत करो ना, दर्द होता है। अरमान ने उसे घूरते हुए कहा, ये पहले किसी लड़के को हाथ लगाने से पहले सोचना था। आज आपको माफ कर रहा हूँ पर आज के बाद नहीं करूँगा। इतना कहकर अरमान सुकून को लेकर बाथरूम में चला गया। उसने सुकून को नीचे उतारा और शावर ऑन कर दिया। शावर के नीचे अरमान और सुकून दोनों भीग रहे थे। सुकून अरमान के हैंडसम चेहरे में खो गई थी। उसने अरमान के चेहरे पर अपनी नाजुक उंगलियों को फिराते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम आप कितने ज्यादा हॉट हो, आप ऐसे बाहर मत निकलना, गंदी लड़कियां आपके ऊपर नजर लगाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। इतना कहकर उसने मासूम सा चेहरा बना लिया। अरमान ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचते हुए, किसी की औकात नहीं है अरमान राठौड़ के ऊपर अपनी नजरें टिकाने की, क्योंकि अरमान राठौड़ सिर्फ सुकून का है। अरमान की बात सुनकर सुकून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने होंठ अरमान के होंठों पर रख दिए। अरमान भी मुस्कुराते हुए उसे किस करने लगा। दोनों शावर के नीचे एक दूसरे को किस कर रहे थे। भले ही उनके ऊपर ठंडा पानी गिर रहा था पर दोनों के शरीर में गर्मी पैदा हो रही थी। काफी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद जब उन दोनों को सांस लेने में दिक्कत आएगी तब दोनों एक दूसरे से अलग हुए। अरमान के छोड़ते ही सुकून लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अरमान उसे सीने से लगाकर उसके सर को सहलाते हुए उसे शांत किया। सुकून को शांत हो जाने के बाद अरमान ने उनकी आंखों में इंटेंस नजरों से देखते हैं कहा, तो अब आपकी पनिशमेंट की बारी है। सुकून ने मासूम सा चेहरा बनाकर, हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी। अरमान ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और धीरे धीरे उसके सभी कपड़े रिमूव करने लगा। सुकून चुपचाप खुन्नस से अरमान को घूरते हुए खड़ी थी। कुछ देर बाद अरमान ने उसके सभी कपड़े उसकी बॉडी से अलग कर दिया। सुकून अब नेकेड शावर के नीचे खड़ी थी और अरमान को घूर रही थी।
अरमान उसके घूरने को इग्नोर करते हुए लगातार उसकी बॉडी को क्लीन कर रहा था। सुकून का चेहरा पूरा लाल हो गया था, शर्म के कारण नहीं बल्कि दर्द के कारण, क्योंकि अरमान उसके पैरों को इस तरह से रगड़ रहा था जैसे उसमें कोई बहुत ही गंदी चीज लग गई हो। सुकून में लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, वहां मत करो ना, हमें दर्द हो रहा है। अरमान ने उसे घूरते हुए कहा, ये पहले अपने पाँव को उस इंसान को टच करने से पहले सोचना चाहिए था, अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। सुकून की हालत अब रोने जैसी हो गई थी। काफी देर तक अरमान उसे क्लीन करता रहा। जब उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई फील हुआ तब उसने सुकून को छोड़ा। अरमान के छोड़ दे ये, सुकून ने गुस्से से मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। सुकून के गुस्से को देखकर अरमान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जबरदस्ती सुकून का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर उसे अपनी आंखों में आंखें डालकर देखने को मजबूर करते हुए कहा, आज के बाद याद रखना, जब भी आप इस तरह की कोई गलती करोगी आपकी पनिशमेंट हर रोज बढ़ती जाएगी। आज मैंने आपको इसलिए माफ किया क्योंकि आपने ये सब किसी की हेल्प करने के लिए किया, पर आगे से उस वजह से भी मैं आपको माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरी दुनिया सिर्फ आपसे शुरू होती है और आप पर ही खत्म। इतना कहकर अरमान ने सुकून के चेहरे को छोड़ दिया। सुकून में अरमान की बात सुनने के बाद मुंह बनाकर कहा, फिर भी हमें दर्द हो रहा है, देखो आपने हमारे प्यारे प्यारे पैरों का क्या हाल बना दिया, पूरे लाल हो गए हैं। इतना कहकर उसने अपने पैरों की तरफ इशारा किया। सुकून के गोरे गोरे और नाजुक पैर अब पूरी तरह से लाल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर बाद उनसे खून निकलना शुरू हो जाएगा। अरमान ने सुकून के पैरों की तरफ देखा और उसने कहा, आप चिंता मत करो, मेरे पास अच्छी ऑइंटमेंट है, मैं लगा दूंगा। सुकून ने मुंह बनाकर कहा, तो फिर आप दर्द क्यों देते हो? अरमान ने उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों पर किस करते हुए कहा, क्योंकि यह आपकी गलती की पनिशमेंट है। सुकून ने मुंह बनाकर अरमान को देखा। अरमान और सुकून कुछ देर बाद नहाकर कमरे में आ गए। दोनों ने अपने अपने कपड़े पहने और एक दूसरे को गले लगाकर बेड पर सो गए। आहिल का कमरा। दिव्या अभी भी सिर्फ अपने इनर कपड़ों में आहिल के नीचे लेटी हुई थी और उसे अपने चेहरे पर आहिल की इंटेंस नजरें महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। वही आहिल दिव्या की खूबसूरती में जैसे पूरी तरह से खो गया था। अब उसका खुद पर कोई काबू नहीं था। उसने लगातार कांप रहे दिव्या के होठों की तरफ देखा और उस पर टूट पड़ा। आहिल का हाथ दिव्या के पूरे शरीर को सहला रहा था और उसके होंठ दिव्या के होठों पर कब्जा जमाए हुए थे। दिव्या की हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी, पर आहिल के किस करने के कारण वह उसके मुंह में ही दबकर रह रही थी। वही आहिल अपने दूसरे हाथ से दिव्या की चेस्ट को सहला रहा था, जिससे दिव्या की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। आहिल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, वही दिव्या भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आखिर वह अपने प्यार के साथ थी, जिससे बचपन से वह अपना मानती थी, इसलिए उसे आहिल के साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। वही आहिल काफी देर तक दिव्या के होठों पर किस करता रहा। जब उसे लगा कि दिव्या को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तब उसने दिव्या को छोड़ा। आहिल के छोड़ते ही जोर जोर से सांसें लेने लगी। आहिल ने एक नजर चेहरे की तरफ देखा जो टमाटर की तरह लाल हो गया था। ये देखकर आहिल खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपने दांतों को दिव्या के गालों पर गड़ा दिया। दिव्या ने चीखते हुए कहा, आहिल हमें दर्द हो रहा है। आहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में थोड़ा दर्द भी होता है कपकेक, अब तो तुम्हें इसकी आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हारे ये गुलाबी गाल देखकर मैं खुद को नहीं रोक पाता। आहिल की बात सुनकर दिव्या का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। उसका ये रिएक्शन देखकर आहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिर से मेरे अंदर की आग भड़का रही हो, फिर यह मत कहना कि तुम्हारे पूरे गाल खराब हो गए। आहिल की बात सुनकर दिव्या ने अपने छोटे छोटे हाथों के मुके आहिल के सीने पर मारते हुए कहा, आप बहुत बेशर्म हो।
आहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी तुम इतनी शर्मा रही हो। जब मैं सब कुछ कर लूंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। आहिल की बात सुनकर दिव्या ने शर्मा कर अपना चेहरा पीलो मुझे धंसा दिया। अब दिव्या का चेहरा बेड की तरफ था और आहिल के सामने उसकी गोरी पीठ, जिसे देखकर आहिल का गला एक बार फिर से सूखने लगा। आहिल का ध्यान दिव्या के शरीर पर गया, जो अब और भी ज्यादा आकर्षित लग रहा था। आहिल दिव्या की पीठ पर अपने होंठ रख दिया, वही आहिल के होंठों का स्पर्श अपने पीठ पर पाते हैं दिव्या की सांसें तेज चलने लगी। आहिल अपने होंठ धीरे धीरे सेंसुअल तरीके से दिव्या की पीठ पर चला रहा था, जिससे दिव्या की सांसें तेज हो गई थी और उसने कसके अपने हाथों में चद्दर को पकड़ लिया था। आहिल लगातार उसकी खुली पीठ पर किस कर रहा था। आहिल के गीले होठों को अपनी पीठ पर इस तरह से रेंगता देखकर दिव्या के मुंह से सिसकियां निकल रही थी, क्योंकि आहिल के साथ बाइट भी कर रहा था। आहिल का ध्यान अब किस करते हुए दिव्या के शरीर पर पहनी हुई ब्रा के ऊपर गया। वह काले कलर की ब्रा दिव्या के गोरे शरीर पर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आहिल ने अपने दांतों से दिव्या की ब्रा की स्क्रिप्ट को खींचा, जिसे महसूस करते हैं दिव्या की सांसें गले में अटक गई। वही आहिल अब पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। आहिल ने अपने दांतों से दिव्या के ब्रा के हुक को खोल दिया, वही दिव्या ने कसके अपनी ब्रा को पकड़ लिया। आहिल ने झटके से दिव्या को अपनी तरफ पलटा और उसके चेहरे की तरफ देखा, जो अब और भी ज्यादा लाल हो गया था, जिस वजह से वह पके हुए टमाटर की तरह क्यूट लग रही थी। आहिल ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, कपकेक यू आर सो अडोरेबल। आहिल की बात सुनकर दिव्या के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। आहिल ने झटके से दिव्या के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर लगा दिया। दिव्या हैरानी से आहिल को देख रही थी, पर आहिल का ध्यान तो कहीं और ही था। दिव्या ने आहिल की नजरों का पीछा किया। आहिल का ध्यान उसके सीने पर था, जिसे महसूस करते हैं दिव्या ने शर्माते हुए कहा, आहिल ऐसे मत देखो। आहिल ने मदहोशी भरी आंखों से दिव्या को देखा और झटके से उसकी ब्रा को उसकी बॉडी से निकालकर अलग कर दिया। यह महसूस करते ही दिव्या ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। आहिल का ध्यान अब की बार ब्रास्ट पर गया। आहिल अब खुद को और ज्यादा नहीं रोक सकता था, क्योंकि उसके सामने उसका प्यार इस तरह से थी कि अब वह पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। आहिल ने अपने होठों को दिव्या की चेस्ट पर फिर आना शुरू कर दिया। दिव्या की आंखें तेज हो गई थी। दिव्या ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए आहिल का नाम पुकारा, जिससे आहिल और ज्यादा उत्तेजित होकर दिव्या की चेस्ट को किस और बाइट कर रहा था। उसने दिव्या की चेस्ट को अपने मुंह में भरकर सक करना शुरू कर दिया, जिससे दिव्या की सिसकियां निकल रही थी। आहिल अपने दूसरे हाथ से उसकी दूसरी ब्रास्ट को सहला रहा था, या यूं कह सकते हैं मसल रहा था। दिव्या अपने पैर बार बार बेड पर पटक रही थी। यह फीलिंग उसके लिए काफी नई और मदहोशी भरी थी। वह भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, पर उसे डर भी लग रहा था, पर वह आहिल को मना करके उसे गुस्सा भी नहीं दिलाना चाहती थी। वही आहिल सब कुछ भूल कर दिव्या के चेस्ट को किस और बाइट कर रहा था। आहिल धीरे धीरे किस करते हुए नीचे आ रहा था। उसने दिव्या के चेस्ट की तरफ देखा, जो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसने अब उस चेस्ट को छोड़कर दूसरी चेस्ट को अपने मुंह में भरकर सक करना शुरू कर दिया। दिव्या की सिसकियां अब और ज्यादा तेज हो गई थी, जिससे आहिल और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसे चूम रहा था। अब आहिल का हाथ दिव्या के पेट से नीचे उसकी थाई को सहला रहा था, जिससे दिव्या की सांसें गले में अटक गई। उसने घबराते हुए आहिल की तरफ देखा तो सब कुछ भूलकर उसे लगातार चूम रहा था। दिव्या ने घबराती हुई आवाज में आहिल का नाम लिया, पर आहिल पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। इस वजह से उसने दिव्या की बातों को इग्नोर किया और फिर से अपना काम जारी रखने लगा। वही अब आहिल उसकी दोनों चेस्ट को छोड़कर उसके पेट पर किस कर रहा था। दिव्या के पेट में बटरफ्लाई उड़ रहे थे। दिव्या खुद को कमर से उठाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, पर आहिल ने अपने एक हाथ से उसकी कमर को कस के पकड़ा हुआ था, जिससे वह उठ नहीं पा रही थी। पर वह बेड पर अपने पैर पटक रही थी। उसके पैरों में पहनी हुई पायल का शोर उस कमरे में गूंज रहा था, जो किसी संगीत की तरह लग रहा था, जो उनके प्यार का गवाह बन रहा हो।
आहिल धीरे धीरे नीचे आने लगा। अब आहिल का हाथ दिव्या के सेंसिटिव एरिया पर उसकी इनरवियर की ऊपर से ही सहला रहा था। दिव्या और ज्यादा लंबी लंबी आहें भर रही थी, उसके माथे पर ठंडे पसीने आ रहे थे। वही आहिल की हालत और भी ज्यादा खराब थी, वो पूरी तरह से अंदर से गर्म फील कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये गर्मी उसकी जान ही ले लेगी। आहिल भी जानता था कि उसकी बॉडी अब रिएक्ट कर रही है। उसने एक नज़र दिव्या की तरफ देखा, जो पसीने से तरबतर होकर घबराते हुए उसे देख रही थी। यह महसूस करते ही आहिल ने अपने हाथ हटा दिए और अपनी आंखें बंद कर ली। इतनी जल्दी दिव्या को डराना नहीं चाहता था। आहिल को इस तरह से रुकता देखकर दिव्या भी हैरान हो गई। इससे पहले वो कुछ सोचती आहिल जल्दी से खड़ा हुआ और लगभग दौड़ते हुए वॉशरूम के अंदर चला गया। दिव्या को अब डर लग रहा था कि कहीं उसके बार बार रुकने की वजह से आहिल नाराज ना हो गया हो। वह टेंशन से कमरे में चक्कर काट रही थी। टेंशन के चक्कर में उसने अपने कपड़े भी नहीं पहने, वह बस अपने इन कपड़ों में कमरे में चक्कर काट रही थी। वही आहिल बाथरूम के दीवार पर अपने दोनों हाथ टिकाकर ठंडे शावर के नीचे खड़ा था। उसके शरीर पर ठंडा पानी गिर रहा था, पर इससे भी उसके अंदर की गर्मी नहीं बुझ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, कपकेक, आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। काफी देर तक आहिल बाथरूम से बाहर नहीं आया। अब दिव्या की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसे लग रहा था कि अहिल उससे गुस्सा होकर बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने आहिल को बार बार रुकने के लिए कहा। दिव्या की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और आहिल बाथरोब लपेटकर बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर रो रही दिव्या पर गई, जो रो रही थी, उसने हैरानी से कहा, क्या हुआ कपकेक? दिव्या ने जैसे ही आहिल को देखा, वह दौड़ते हुए जाकर सीधा आहिल के सीने से लिपट गई। उसने जोर जोर से रोते हुए कहा, आप हमसे गुस्सा हो ना? आहिल ने हैरानी से कहा, और ये तुमसे किसने कहा? दिव्या ने रोते हुए कहा, हमने आपको रोका, इसलिए आप हमसे गुस्सा है, इसलिए आप बाथरूम में गए थे ना? दिव्या की बात सुनकर आहिल ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस किया। और तुमसे किसने कहा? कपकेक, मैं तो खुद को शांत करने के लिए गया था, क्योंकि मेरी कपकेक अभी छोटी बच्ची है, जिस वजह से मैं उसे हट नहीं करना चाहता था, और मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। तो तुम अब ये रोना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पसंद। आहिल की बात सुनकर दिव्या मुस्कुराने लगी। ये कहानी है एक प्ले गर्ल लड़की जिसका नाम है कशिश कौशिक। कशिश एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, जिसकी कमजोरी है हैंडसम लड़के। कशिश हमेशा हैंडसम लड़कों के पीछे दीवानी बनी घूमती फिरती है। वही कशिश की यही आदत उसे फंसा देती है एक गैंगस्टर के चंगुल में। अव्यांश राठौर, जो कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, वो अपनी गैंगस्टर की पहचान एक बिजनेसमैन के पीछे छुपा कर रहता है। अपने इसी हैंडसम लड़कों के पीछे घूमने के चक्कर में एक दिन कशिश अव्यांश के साथ एक रात बिता देती है। अव्यांश, जिसे लड़कियों से सख्त नफरत थी, वो कशिश को कर लेता है कैद और जबरदस्ती कशिश को बनाना चाहता है अपने बच्चे की मां। क्या करेगी कशिश? क्या बिगड़ी हुई कशिश को सुधार पाएगा अव्यांश? आपको क्या लगता है? जानने के लिए बनी रहिए मेरे साथ। आग और पानी का मिलन तो आपने देखा ही है। क्या होगा जब आग और आग मिलेगी? क्या मचेगा का तहलका? जानने के लिए पढ़िए माई क्रूल गैंगस्टर ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। मेरी नई कहानी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आहिल का कमरा। दिव्या को चुप कराने के बाद आहिल में दिव्या के चेहरे की तरफ देखा, जो रोने के कारण लाल हो चुका था। उसने दिव्या की आंखों को चूमते हुए कहा, इन आंसुओं को इस तरह से जाया मत किया करो कपकेक, क्योंकि इनकी कीमत करोड़ों में भी नहीं है, और मैं हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, आंसू की बूंद नहीं। इसलिए मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर मैं तुमसे नाराज भी हुआ तो कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा, ना कभी तुमसे अलग होगा।
इसलिए अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दो कि कभी तुम्हें मुझसे छुटकारा मिलेगा। इतना कहकर आहिल ने दिव्या को झट से गोद में उठाया और उसे ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया और उसके बाजू में आकर लेट गया। दिव्या ने झट से अपना सर आहिल के सीने पर रख दिया और उसे गले लगाकर आंखें बंद कर ली। आहिल दिव्या के सर को सहलाते हुए मुस्कुराकर उसके चेहरे को देख रहा था। उसके पास उसकी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट पसंद थी जिसके साथ वो अपनी जिंदगी हमेशा गुजारना चाहता था। इससे बड़ी खुशी की बात उसके लिए क्या ही हो सकती थी। और आहिल अपनी कपकेक के लिए कुछ दिनों तक अपनी लस्ट को कंट्रोल तो कर ही सकता था, इसलिए उसने दिव्या के माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद करके सो गया। दोनों इसी तरह से एक दूसरे को प्यार से गले लगाकर सो गए। अरमान का कमरा। अरमान सुकून को गले लगाकर चैन की नींद सो रहा था। सुकून भी छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह अरमान से चिपक के सो रही थी। इस वक्त वो अरमान के सामने इतनी छोटी लग रही थी कि अगर कोई ठीक से उनका चेहरा ना देखूं तो यही समझे कि एक बच्ची अपने पापा के साथ सो रही है। किसी तरह रात निकल गई। अगली सुबह हर रोज के उलट पहले नींद सुकून पहले खुली। सुकून उठकर बेड पर बैठ गई। उसने अंगड़ाई ली और इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर देखा, तब उसका ध्यान चैन से सो रहे अरमान पर गया, जो कि सोते वक्त इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि सुकून बिना पलके झपकाए उसे ही देखते रहे। इस वक्त सुकून का मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि हमेशा जब भी अरमान सोता था तब सुकून उससे भी ज्यादा गहरी नींद में सो रही होती थी और अरमान सुकून से पहले उठ जाता था, इसलिए ये सब कम ही होता था। फिर सुकून अरमान को सोता हुआ देखे, पर आज अरमान सोते हुए इतना गुड लुकिंग लग रहा था कि सुकून को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह जल्दी उठकर अरमान के इस गुड लुकिंग चेहरे को क्यों नहीं देखती। अरमान के बाल माथे पर बिखरे हुए थे और उसे काफी क्यूट लुक दे रहे थे। सुकून धीरे से अरमान के पास रख कर गई ताकि अरमान की नींद ना खुले। उसने अरमान के चेहरे की तरफ देखा जो किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। ये देखकर सुकून के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी छोटी छोटी पतली उंगलियों को अरमान के चेहरे पर चलाना शुरू कर दिया। ये सब करते हुए उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वो छोटे बच्चों की तरह अरमान के पूरे चेहरे पर अपनी उंगलियां चला रही थी। उसने अरमान की आंखों पर अपनी उंगली से टाइप करते हुए कहा, इन्हीं आंखों से हमें घूरते हो ना आप मिस्टर हैंडसम। फिर उसने नाक पर उंगली ले जाते हुए कहा, हमारे मिस्टर हैंडसम की नाक भी कितनी सुंदर है। धीरे धीरे सुकून अपनी उंगलियों को अरमान के पूरे चेहरे पर चलाने लगी। आखिर में उसकी नज़र अरमान की पतले और पिंक लिप्स पर गई, जो कि कोरियन लोगों की तरह सुंदर थी। उसने अरमान के लिप्स पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, इतने सुंदर है ना मिस्टर हैंडसम, हमारा दिल तो करता है हम इन्हें खा जाए। इतना कहकर सुकून आगे बढ़ी और उसने अपने पतले होठ अरमान के होठों पर रखकर उन्हें धीरे से किस किया और पीछे हटने को हुई कि किसी ने उसे सर के पीछे से पकड़कर खुद की तरफ खींच लिया। ये कोई और नहीं अरमान था। अरमान के इस रिएक्शन से सुकून हैरान हो गई, पर इससे पहले कि वो कुछ कह दिया सोचती अरमान ने उसे कस के पकड़ा और उसके ऊपर आकर उसे पैशनेटली करने लगा। सुकून अभी भी हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके अरमान को देख रही थी, जिस वजह से वह अपना मुंह नहीं खोल रही थी और अरमान को किस करने में इससे प्रॉब्लम हो रही थी। अरमान ने कसके सुकून के होठों पर अपने दांत गड़ा दिए, जिस वजह से सुकून में दर्द के कारण अपना मुंह खोल दिया। उसके मुंह खोलते ही अरमान ने अपनी जीभ सुकून के मुंह के अंदर डाली और उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। अब सुकून भी बहक गई थी। उसने अपने हाथों को अरमान के बालों में चलाना शुरू कर दिया और अरमान का साथ देने लगी। करीब आधे घंटे तक अरमान लगातार सुकून को किस करता रहा। अब तक सुकून की सांसें उखड़ चुकी थी। बेचारी बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर अरमान को देख रही थी। जब अरमान को लगा कि अब सुकून को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तब उसने सुकून को थोड़ा अरमान के छोड़ते ही सुकून लंबी लंबी सांसें लेने लगी।
अरमान ने सुकून के चेहरे की तरफ देखा जो ज्यादा देर तक सांस न ले पाने की वजह से लाल हो गया था, जिस वजह से वो और भी ज्यादा प्यारी और क्यूट लग रही थी। वही खुद की सांसों को कंट्रोल करने के बाद सुकून गुस्से से अरमान को घूरने लगी। उसने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर, आप बहुत गंदे हो, आपने हमें काटा। अरमान बिना किसी एक्सप्रेशन के सुकून की शिकायत सुनकर अरमान ने उसे पलटकर अपने ऊपर लेटाते हुए कहा, और वह कौन था जो मेरे नींद में होने का फायदा उठा रहा था? अरमान की बात सुनकर सुकून ने मुंह बनाकर कहा, हमने कब आपका फायदा उठाया? अरमान ने अपनी आईब्रोज को आपस में सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा वह कौन था जो ये कह रहा था कि मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरता हूँ? मेरा नाक बहुत सुंदर है, मेरे होठों को खाने का दिल करता है, ये सब कौन कह रहा था? वही अरमान के मुंह से अपनी पोल खुलता देख सुकून छोटे बच्चों की तरह अरमान से लिपट गई। उसने अपना चेहरा अरमान के सीने में छुपाते हुए कहा, अब बहुत गंदे हो। अरमान ने कहा, आई एम बैड बॉय एंगल। अरमान की बात सुनकर सुकून ने अपना चेहरा अरमान के सीने से निकालकर उसकी तरफ देखकर क्यूट सी स्माइल देते हुए कहा, पर हमें हमारे बैड बॉय ही पसंद है। सुकून की बात सुनकर अरमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरमान ने सुकून के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अच्छा तो क्या कह रही थी तुम? तुम्हें मेरे होठों को खाने का दिल करता है? अरमान की बात सुनकर सुकून ने अपनी जीभ को दांतों से काटते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपका कर कहा, आपने सब सुन लिया? ये सब कहते हुए सुकून बिल्कुल छोटी सी मासूम बच्ची लग रही थी जिसके साथ किसी ने बहुत ही ज्यादा बुरा कर दिया हो। अरमान ने भी अपना सर हिलाकर कहा, सब कुछ सुन लिया एंजल? सुकून ने फिर से मुंह बनाकर कहा, ये तो गंदी बात है ना मिस्टर हैंडसम, ऐसे किसी की बातें नहीं सुनते, ये बैड मैनर्स होते हैं। सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून के गालों पर कसके बाइट करते हुए कहा, मुझे मैनरलेस रहना पसंद है, क्योंकि मैनर्स उन लोगों के लिए होते हैं जो किसी की बात सुनने के लिए मजबूर हो और मुझे मजबूर कर सके। ये किसी में ना हिम्मत है ना किसी की औकात, क्योंकि मैं अरमान राठौड़ हूँ और मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। अरमान की बात सुनकर सुकून का फिर से मुंह बन गया। उसने अरमान के ऊपर से उठने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब हमें जाने दो क्योंकि हमें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। अरमान ने उसे फिर से खींचकर गले लगाते हुए कहा, अब अगर तुमने मेरे अंदर की आग भड़का ही दी है तो अब इसे शांत भी तुम्हें करोगी एंजल? सुकून ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, हमने क्या किया मिस्टर हैंडसम? अरमान ने कहा, तुमने मुझे सुबह सुबह सेड्यूस किया, अब इसका नतीजा तुम्हें ही भुगतना होगा। इससे पहले कि सुकून कुछ कहती अरमान ने झट से उसे गोद में उठाया और खुद भी बिस्तर से खड़ा हो गया। सुकून अब अरमान की गोद में हैरानी से अरमान को देख रही थी जो उसे लेकर बाथरूम की तरफ जा रहा था। ये देखकर सुकून की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे अब समझ में आ गया था कि वह खुद ही अपने जाल में फंस गई हैं। वहीं कुछ देर बाद बाथरूम के अंदर सुकून की सांसों की आवाजें आ रही थी। अरमान लगातार उसकी पूरी बॉडी को चूम रहा था और उसका एक हाथ सुकून के चेस्ट को सहला रहा था। कुछ देर बाद अरमान सुकून की चेस्ट को शक कर रहा था। सुकून के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और अरमान भी शर्टलेस था। पूरे बाथरूम से सुकून की सिसकियां सुनाई दे रही थी जो कि बाथरूम का माहौल और भी ज्यादा इंटेंस और गर्म कर रही थी। अब सुकून काफी ज्यादा थक गई थी। सुकून की पूरी चेस्ट अरमान के लव बाइट से भर गई थी। सुकून ने थकी हुई आवाज में कहा, मिस्टर हैंडसम रुक जाओ ना, हम कॉलेज कैसे जाएंगे? अब हमारे अंदर एनर्जी नहीं है प्लीज। अरमान एक नजर सुकून की तरफ देखा जिसका चेहरे पर थकावट नजर आ रही थी। अरमान ने सुकून को ज्यादा तंग नहीं किया क्योंकि अभी अभी उसके कॉलेज शुरू हुए थे और कॉलेज में जाने के लिए उसके अंदर एनर्जी की जरूरत थी। अरमान ने सुकून के सेंसिटिव पार्ट पर किस करते हुए कहा, अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, रात को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर अरमान ने सुकून को गोद में उठाया और बाद तब में बिठाकर उसे अच्छे से नहलाने लगा। सुकून भी चुपचाप अरमान को नहलाने दे रही थी। वह नहाते नहाते ही सो गई थी क्योंकि वह काफी ज्यादा थक गई थी।
अरमान ने उसे अच्छे से नहलाया और गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर आ गए। उसने सुकून को अच्छे से कपड़े भी पहना दे सुकून की तरफ देखा जो अभी भी झपकियां ले रही थी। उसने सुकून के माथे पर किस करते हुए कहा, एंजल अब मैं जा रहा हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ी देर बाद आपको कॉलेज के लिए निकलना है। मैं आज जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। इतना कहकर अरमान भी चला गया। अरमान के जाने के बाद सुकून ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली कि वो बहुत ज्यादा थक गई थी। उसने अपना चेहरा देखा जो काफी क्यूट और खिला खिला नजर आ रहा था। ये देखकर सुकून फिर से मुस्कुराते हुए खुद को मिरर में देखने लगी। उसने खुद की तारीफ करते हुए कहा, हम कितने क्यूट और प्यारे हैं, हमारे मिस्टर हैंडसम कितने लकी हैं कि उन्हें हमारे जैसे क्यूट वेरी इंटेलिजेंट सेंसिबल लड़की मिली। इतना कहकर उसने खुद की ही बहुत सारी तारीफ की। सुकून तो थी ही सेल्फ ऑब्सेस्ड पसंद, तभी उसका ध्यान अपने गले पर बने लव बाइट पर गया जिसे देखकर सुकून का मुंह बन गया। उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, गंदे मिस्टर हैंडसम, आपकी वजह से अब हमें मेकअप करना होगा जो कि हमें नहीं आता। इतना कहकर उसका मुंह उतर गया। सुकून ने धीरे से अपना टॉप नीचे सरका कर देखा। उसके पूरे सीने पर लव बाइट के निशान थे जिसे देखकर सुकून का मुंह गुस्से से फूल गया। उसने कहा, हमारे क्यूट से चेस्ट को इन्होंने कितनी ज्यादा बेदर्दी से काटा है। गंदे मिस्टर हैंडसम, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, आप हमें कितना परेशान करते हो। सुकून ने कुछ देर तक खुद के निशानों को छुपाने के लिए मेकअप करने की कोशिश की और आखिर में वह सफल भी हो गई। उसने चैन की सांस ली और एक नज़र खुद को मिरर में देखा। ब्लैक कलर के क्रॉप टॉप और वाइट कलर के टाइट फिटिंग जीन्स और खुले लंबे बालों में सुकून कहर ढा रही थी। उसने खुद को एक बार आईने में देखते हुए कहा, भगवान जी ने हमें कितनी फुर्सत से बनाया है, थैंक यू भगवान जी, हमें इतना क्यूट और प्यारा बनाने के लिए। इतना कहकर उसने मिरर में खुद को ही एक फ्लाइंग किस दी और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। सुकून जब नीचे आई तब डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे हुए उसी का इंतजार कर रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए सबको गुड मॉर्निंग कहा। सबने उसे प्यार से गुड मॉर्निंग विश किया। सुकून सीधा जाकर सीता जी के बगल में बैठ गई। उसने सीता जी के गाल पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग दादी माँ। सीता जी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। सुकून ने कहा, दादी हमें भूख लगी है। इतना कहकर उसने अपने पेट पर हाथ या उसकी हरकत देखकर सीताजी मुस्कुराने लगी। उन्होंने नौकर से इशारा किया। कुछ देर बाद सभी लोगों ने मिलकर ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। दिव्या भी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रही थी। तभी उसे उसकी थाई पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ जिसे महसूस करते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसका ध्यान बगल में बैठे आहिल पर गया जो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट खाते हुए अपने एक हाथ से उसकी थाई को सहला रहा था, जिस वजह से बेचारी दिव्या से उसका ब्रेकफास्ट खाया नहीं जा रहा था। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने को थी पर उसने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल किया हुआ था। वहीं जैसे ही आरजू का ध्यान दिव्या पर गया उसे दिव्या का चेहरा कुछ अजीब लगा। उसने कहा, तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आरजू की बात सुनकर सबका ध्यान दिव्या की तरफ गया पर आहिल अभी भी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहा था। उसकी हरकतें जारी थी। वही दिव्या ने हड़बड़ी में कहा, कुछ नहीं, मुझे बस ज्यादा भूख नहीं है। उसकी बात सुनकर सीताजी ने चिंता से कहा, ऐसा नहीं चलेगा बेटा, आप कितनी दुबली पतली हो, अगर आपने ठीक से खाना नहीं खाया तो हमारी होने वाली बहू को तो लोग कुपोषित समझेंगे। दिव्या ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है दादी, वह बस मुझे आज भूख नहीं है वरना मैं रोज अच्छे से खाना खाती हूँ। दिव्या की बात सुनकर सुकून जो बड़ा सा सैंडविच का बाइट अपने मुंह में भरते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए देख रही थी, उसने कहा, दादी देखो दिव्या कितनी दुबली है, उसे ज्यादा खाना खाने को कहो और फिर वह हमारे जैसी स्ट्रांग बन जाएंगी।
इतना कहकर उसने अपने छोटे छोटे डोले दिखाए। उसकी हरकत देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। आरजू ने हंसते हुए कहा, सुकून तुम तो कुछ कहो ही मत। पिछली बार जब हमने वजन चेक किया था तुम्हारा वजन दिव्या से 2 किलो कम ही था और तुम दिव्या को दुबली कह रही हो। आरजू की बात सुनकर सुकून का मुंह गुस्से से भूल गया। उसने आरजू को घूरते हुए कहा, तुम बहुत बुरी हो आरजू। आरजू ने एटीट्यूड से कहा, मुझे पता है क्योंकि मुझे बैड गर्ल ही बनना है। आरजू की बात सुनकर सुकून ने मासूम सा चेहरा बनाकर सीता जी से कहा, दादी देखिए ना, आरजू हमेशा ऐसे ही हमें परेशान करती है। सीता जी कुछ कहती इससे पहले ही ममता की तंज से भरी आवाज वहां पर सुनाई दे। उसने कहा, अपने घर में जाने की जगह हमारे घर में ही पड़ी रहती है। ये दोनों क्या, इनके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता की बात सुनकर पूरे डाइनिंग रूम में सन्नाटा पसर गया। सबके चेहरे गुस्से से भर गए। इससे पहले कि कोई कुछ कहता सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, वह क्या है ना चाची जी, यह हमारे मिस्टर हैंडसम का घर है और हमारे मिस्टर हैंडसम ने कहा है कि उनकी सभी चीजों पर हमारा उतना ही हक है जितना उनका। इसलिए ये घर भी हमारा ही है। इस वजह से हमारे घर में किसी को भी हमारे यहाँ आने से कोई परेशानी नहीं होती और अगर आपको हमारे यहाँ आने से प्रॉब्लम है तो आप हमारे मिस्टर हैंडसम से कह देना। इतना कहकर उसने एक क्यूट सी स्माइल ममता को दे दी। सुकून की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि सब जानते थे ममता की हिम्मत अरमान के आगे खड़ा रहने की भी नहीं है। उससे कुछ कहना तो दूर की बात है। और सब लोग इस बात से भी खुश थे कि सुकून ने इतनी ज्यादा बड़ी बात को कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। वही आहिल ने गुस्से से कहा, चाची जी अगली बार से प्रिंसेस और दिव्या से कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचेगा वरना मैं आपका लिहाज करना भूल जाऊंगा। इतना कहकर आहिल ने दिव्या का हाथ पकड़ा और वहां से उसे लेकर सीधा कमरे में चला गया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।